हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट नंबर 5 जो कि होने वाला है ट्रिपल आईपीटी यानी आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 5 राज्य एंड राष्ट्र। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि राज्य क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो है आपको समझना पड़ेगा नेशन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है रिगार्डिंग सभा एंड समिति, तो ज़रूर देख लीजिए। इसके पहले हम न्याय नीति डिस्कस कर चुके हैं, सभा समिति डिस्कस कर चुके हैं, धर्म दंड डिस्कस कर चुके हैं, सब डिस्कस हो चुका है। आज जो है हम राज्य और राष्ट्र डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, राज्य और राष्ट्र मैं आपको बहुत अच्छा सा एक डिफरेंस ड्रॉ करके बताती हूँ। आपने जो है दो वर्ड सुने होंगे, अगर आपने क्लास 12th में सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नेशन और नेशन स्टेट और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक होता है राज्य, एक होता है राष्ट्र। बहुत ही प्यारा डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए अगर आपको पता है तो चार टर्म्स होते हैं। ठीक है, चार टर्म होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ इससे रिलेटेड। एक होता है नेशन। ठीक है, हम अक्सर जो है यूजुअली इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ये दोनों तीनों चारों टर्म जो है वो अलग है। कैसे? एक है नेशन, एक है स्टेट। ठीक है, एक है नेशन, एक है स्टेट, दोनों बहुत अलग टर्म है। तीसरा टर्म है हमारा नेशन स्टेट, नेशन स्टेट। ठीक है, और चौथा टर्म है हमारा स्टेट नेशन। तो ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें जो है ना सारे के सारे जो चारों टर्म है ना इन सबको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है ना बाकी सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेशन क्या होता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हम इंडिया के अंदर हम नेशनलिज्म का ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, हम स्टेटिज्म का ग्रोथ तो नहीं बोलते ना, हम नेशनलिज्म का ग्रोथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लेकिन नेशन मतलब होता है कि एक जगह पे रहने वाले लोग जब अपने आपस में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में जो है जब साथ में आते हैं उसे हम नेशन कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आपका जो थर्ड डीएससी है, आपका थर्ड डीएससी का नाम क्या है? कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म एक भावना है। ठीक है, नेशनलिज्म क्या है? एक भावना है। वो एक तरीके से एक ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये आपके दिमाग में आपको रखना बहुत जरूरी है कि नेशन कैसा है? ए पॉलिटिकल है, इट्स नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ठीक है, और ये एक कल्चरल एस्पेक्ट है, मतलब साथ में रहने वाले लोग एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। इट इज कल्चरल एस्पेक्ट। इसमें एक और बात बता दूं मैं आपको कि डिफरेंट रिलीजन के लोग भी जब एक साथ रहते हैं और अगर उनके कल्चर सेम है, उनका बहुत सारी कल्चर में हर चीज आ जाती है। ठीक है, उसमें आपके क्या कहते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, सब कुछ, तो वो सब एक नेशन बन जाते हैं। ठीक है, तो नेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये हो गया हमारा नेशन, जो कि एक ए पॉलिटिकल कल्चरल स्ट्रक्चर है। जिसे आप डिफाइन करते हो तो बहुत बड़ी डेफिनेशन हो जाती है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, कॉमन हिस्ट्री। ऐसी आप डेफिनेशन दे सकते हो, लेकिन आपको जो है ना समझ में आना चाहिए नेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके बाद हम समझते हैं कि स्टेट क्या होता है। तो स्टेट जो होता है ना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम जो है पूरा हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी वाला आपका डीएससी जो 1 है, उसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना वो सब स्टेट से रिलेटेड पढ़ी है। स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ नेचर, दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि स्टेट है ना, एनार्किज्म को कैसा स्टेट चाहिए, लिबरलिज्म को कैसा स्टेट चाहिए, मार्क्सिज्म को कैसा स्टेट चाहिए। तो स्टेट जो होता है ना वो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब इसमें जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी, एक तरीके से लेजिटिमेट टेरिटरी देखने को मिलेगी, उसकी हम डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और उसमें कोई कल्चर और आइडेंटिटी से लेना देना नहीं होता। ठीक है, मतलब एक जगह पे समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट होता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर बाउंड्री है जहाँ पर कोई किंग रूल कर रहा है और वहाँ पर रहने वाले लोग सब उस पर्टिकुलर किंग या क्वीन के अंदर जो रहते हैं और वो जो है उस पर रूल करता है। वो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, तो वो हमारा स्टेट हो गया। ठीक है, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू कल्चर, नॉन कल्चर। ठीक है, नॉन कल्चरल, नॉन कल्चरल इसमें आपको जो है देखने को मिलता है। अब ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या समझते हैं, ये हमारा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। वो पॉइंट क्या है? देखिए,
अब राज्य एंड राष्ट्र आपको दिया गया है, तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि राज्य और राष्ट्र में से कौन सा स्टेट है और कौन सा नेशन है। एनी गेसेस? तो आप गेस करो, क्या राज्य हो सकता है, क्या राष्ट्र हो सकता है। अक्सर हम यूजुअली इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों सेम चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो पहले भी हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं, कुछ संस्कृत टेक्स्ट देखने को मिलते हैं हमें, कुछ जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हमारा थोड़ा रिसेंट टाइम तक के हमको अलग अलग टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जिसमें राज्य और राष्ट्र दो अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है, राज्य एंड राष्ट्र। तो अक्सर क्या होता है ना, आज के टाइम पे हम देखिए, आज के टाइम पे आपको, आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं है कि जो स्टेट होता है ना, जैसे कि आज हम अलग अलग स्टेट होते हैं इंडिया के अंदर, 28 स्टेट्स है हम कहते हैं। ठीक है, तो वो स्टेट अलग होता है और ये स्टेट अलग होता है। ठीक है, वो स्टेट से आप इसको कंफ्यूज मत करना। लेकिन अक्सर हम क्या कहते हैं ना कि एक राज्य है, जैसे कि मध्य प्रदेश, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये राज्य है, तो हम यूज कर लेते हैं राज्य वर्ड। लेकिन हमें जो है उसे राज्य वर्ड में यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जितना भी गवर्नेंस का जो सिस्टम चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है। तो मतलब इंडिया पूरी तरीके से एक स्टेट है, पूरा इंडिया जो है वो क्या है, स्टेट है। तो ये दो स्टेट होते हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जो हमारा 28 स्टेट्स होते हैं वो स्टेट अलग होता है, ठीक है, और एक जो ये वाला स्टेट होता है ये अलग होता है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों की स्पेलिंग भी सेम ही है, लेकिन फिर भी आप उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम जो 28 स्टेट वाला है ना वो स्टेट नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इंडिया है। एक इंडिया भी जो है क्या है, एक स्टेट है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम एक और चीज समझेंगे कि राज्य जो होता है वो स्टेट होता है, राष्ट्र जो होता है वो नेशन होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, नेशन और स्टेट में, और राज्य और राष्ट्र में। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये समझना है कि जैसे आपने बोला ना राष्ट्रवादी लोग हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। राज्यवादी लोग ऐसा नहीं बोला जाता है। राष्ट्रवादी, बहुत वो इंसान बहुत राष्ट्रवादी है, मतलब नेशनलिस्ट है। ठीक है, अब हमें एक और चीज समझने की जरूरत है, वो ये है कि नेशन स्टेट क्या होता है, स्टेट नेशन क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये कहानी। देखिए, नेशन स्टेट, इंडिया जो है ना, आप उसको नेशन स्टेट बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, नेशन स्टेट। और कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया इज अ स्टेट नेशन। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जब एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर आप जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह मतलब मैं टेरिटरी की बात कर रही हूँ। तो एक पर्टिकुलर जगह है, जब आप इंडिया को इमेजिन करो बिफोर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया भी एक था, पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश एक था, म्यांमार था, बर्मा था, थोड़ा सा हम और पहले जा रहे हैं, 1935, 1900, 1850, उस टाइम पे जा रहे हैं। तो पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या था, एक नेशन के रूप में था। ठीक है, तो एक नेशन के रूप में था। तो ये समझिए ये एक टेरिटरी है, इसमें सब लोग एक साथ रह रहे हैं, और ये क्या है, पूरा नेशन है। मतलब ये लोग सब अपने आप को एक जैसा फील करते हैं, एक दूसरा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, ये सब लोग एक साथ हैं। ठीक है, अगर ये लोग सब एक साथ है, नेशन एक ही है, और ये सब लोग मिलके एक पॉलिटिकल टेरिटरी को स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल टेरिटरी को क्या करते हैं, स्टैब्लिश कर देते हैं अपने ऊपर, कि हम लोग एक पर्टिकुलर रूल के साथ जो है ना, पर्टिकुलर रूल को हमारे ऊपर रखेंगे, जो कि इंडिया नहीं कर पाया। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता होगा ना कि इंडिया के अंदर आप देखोगे, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे 2000 साल पहले तक की, तो इंडिया में अलग अलग महाजनापदास के टाइम से ही अलग अलग छोटे छोटे कुरु पंचाला ऐसा करके अलग अलग छोटे छोटे जो होते थे ना प्रोविंसेस होते थे, वहां पर रूल किया जाता था, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स होते थे। जब हमारे इंडिया में सल्तनत आए, ठीक है, उस टाइम पे भी इंडिया को पूरा तरीके से लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई। इंडिया का बहुत सारा पार्ट एक नेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है, मुगल रूल के अंदर, सल्तनत रूल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद कुछ पार्ट रह जाता है। मतलब इंडिया का पाकिस्तान ये सब एरिया आ जाता है, और पूरा दिल्ली और पूरा सेंट्रल इंडिया। लेकिन थोड़ा साउथ इंडिया वाला जो हिस्सा है ना, जिसमें हम देखेंगे आपको देखने को मिलता है विजयनगर एम्पायर, तो वो अलग रूल में चल रहा था। तो मतलब एक पूरी पॉलिटिकल टेरिटरी में इंडिया जो है नहीं आ पाया। ठीक है, मतलब आप देखोगे कि बांग्लादेश है, जैसे कि 17 सेंचुरी आने आने तक की क्या हुआ कि पूरी तरीके से बंगाल पे ना ब्रिटिशर्स ने रूल बना लिया था। ठीक है, बंगाल को बहुत इंपॉर्टेंट उसने जगह बना दी थी। तो पूरा बंगाल मतलब आज के टाइम का पूरा बांग्लादेश।
तो वो पूरा ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था वहाँ पर बहादुर शाह जफर और हमारे मुगल एम्परर्स रूल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद सदर्न इंडिया है, तो वहाँ पर छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि हैदराबाद, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट भी थे, छोटे छोटे भी थे। तो सब लोग अपने अपने तरीके से रूल कर रहे थे, तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। तो इंडिया वॉज नेवर अ नेशन स्टेट, मतलब इंडिया कभी नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया आज नेशन स्टेट है? तो उसका आंसर होगा कि हाँ। कैसे? बिकॉज देखिए हमारा जो पूरा इंडिया है, अब जैसे कि हम देखते हैं कि पूरा जो इंडिया है आज एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, मतलब समझिए उस पे जो है एक टाइम पे एक ही गवर्नमेंट रूल करती है ना, अलग अलग गवर्नमेंट तो रूल करती नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली पूरा इंडिया हमारा जो है वो कैसा है, एक साथ अभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमारे पर रूल करती है और पूरा जो है हमारा कंट्रोल वो ही रखती है। तो बेसिकली जो है जब पूरा एक ही जो है एक ही गवर्नमेंट जो है उस पर रहती है, तो हम एक ही गवर्नमेंट के अंदर जो है सारे इंडियंस जो है रहते हैं। अब नेशन स्टेट क्यों हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब के सब एक नेशनलिज्म की भावना को शेयर करते हैं, ठीक है। आज के टाइम में जो हमारी मॉडर्न टेरिटरी है इंडिया की कुछ इस तरीके से, ये पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। इसमें पहले पाकिस्तान वाला ही जो एरिया था वो भी आता था, ठीक है। यहाँ पर हमारा बांग्लादेश वाला एरिया है, ठीक है। सॉरी फॉर द ड्राइंग, लेकिन क्या कहते हैं ये जो बांग्लादेश वाला एरिया है ये भी आता था, ठीक है। म्यांमार वाला एरिया भी आता था, और बर्मा वाला एरिया भी आता था। बर्मा और म्यांमार को भी जो ब्रिटिशर्स ने सेपरेट किया था हमारे से बहुत पहले कर दिया था, वो आपको पता होगा, ठीक है। तो मतलब म्यांमार को ही बर्मा कहते थे उस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद ये अलग अलग तरीके के, और यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है श्रीलंका, और फिर आपको दूसरे स्टेट्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और मालदीव्स वगैरह वो सब चीज़ें अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पूरा का पूरा जो आपका इंडिया है ये आज के टाइम पे एक नेशन स्टेट है। हाँ है। क्यों है? बिकॉज यहाँ पर एक एक तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, और सब लोग नेशनलिज्म की भावना शेयर करते हैं। तो दैट इज द पॉइंट। अब एक बात आती है यहाँ पर कि पुराने टाइम पे जैसे कि आपको पता है कि जब पार्टीशन हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या कॉइन किया गया था, टू नेशन थ्योरी कॉइन की गई थी। तो मतलब ये बताया जा रहा था कि इंडिया जो है ना वो पूरा एक नहीं है। इंडिया एक नहीं है इसका मतलब ये होता है कि इंडिया जो है ना एक नेशन स्टेट नहीं है। इसलिए दो नेशन है इंडिया। दो नेशन है मतलब एक पाकिस्तान है, वो एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी शेयर करता है, और एक इंडिया है, इसलिए दो अलग अलग नेशन आप क्रिएट कर दो। तो उसके बीच में फिर दो नेशन क्रिएट हुए, पार्टीशन हुआ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अलग अलग प्रोविंसेस है, जो पाकिस्तान का प्रोविंस है वो थोड़ी अलग कल्चरल आइडेंटिटी शेयर करता है, और जो इंडिया का प्रोविंस है वो एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी शेयर करता है। तो इस तरीके से उस टाइम पे जो है थ्योरी कॉइन की गई थी। अब वो क्यों कॉइन की गई थी वो आपको जो है समझ में आ जाएगा। हम आखिरी तक ये जो वीडियो समझेंगे ना, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या रीज़न थे कि उस टाइम पे जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इंडियन नेशनलिज्म के साथ। तो आपको अब ये क्लियर हो गया नेशन स्टेट क्या होता है। अब हम समझेंगे कि स्टेट नेशन क्या होता है। तो स्टेट नेशन जो होता है ना वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, आपने यूएसएसआर के बारे में सुना होगा ना। इंडिया मतलब सॉरी इंडिया बोल रही हूँ, हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है उसके बाद दो पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज होकर आती है। एक होती है हमारी यूएसएसआर, और एक होती है हमारा जो है यूएस। दोनों जो है आपस में लड़ते हैं, आइडियोलॉजिकल वार है, आपने कोल्ड वार एरा में पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत अलग अलग उनका जो है वॉर चलते रहता है एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वो लोग लड़ते रहते हैं, रशिया, और रशिया जो है उसमें मेन रहता है, लेकिन यूएसएसआर में सब कुछ आ जाता है, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और बहुत सारी अलग अलग एथनिसिटी वाले जितने भी नेशंस हैं वो सब लोग एक साथ आ जाते हैं। और बाद में जाके आपको पता है कि वहाँ पर जो है ना स्प्लिट हो जाता है, मतलब पूरा यूएसएसआर जो है बढ़ जाता है। अलग अलग नेशंस उसमें से निकल कर आते हैं जो आज भी है, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, सब छोटे छोटे आप देखोगे सेंट्रल एशियन नेशंस और वगैरह। तो उज़्बेकिस्तान और ये सब, कजाकिस्तान और वो सब चीज़ें। तो वहाँ पर ये सब क्यों ऐसा होता है, तो देखिए वो जो था ना वो प्रेजेंट डे मतलब मॉडर्न स्टेट नेशन का एग्जाम्पल था। क्या एग्जाम्पल था? मॉडर्न स्टेट नेशन का वो एग्जाम्पल था। मतलब वो पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ रूल कर रही थी, ठीक है। आपको पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी, पहले जोसेफ स्टेलिन, आप देखोगे वहां से शुरुआत हुई, बाद में जाके मिकाइल गोर्बाचेव तक के। तो पहले जो मतलब पूरे उस टाइम पे जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, वन पार्टी रूल था।
और मतलब वहाँ पर जो है ना पूरा रशिया के अंदर जो है ना पूरा मेन कंट्रोल था, और जो उसकी छोटी छोटी जो नेशंस थे उसको सप्रेस किया जा रहा था। मतलब सब लोग का नेशन अलग अलग था, लेकिन वो लोग सब एक साथ आ गए थे यूएसएसआर का फॉर्मेशन करने के लिए, और इसलिए उनकी जो मतलब सेपरेट आइडेंटिटी है ना वो लॉस्ट हो गई थी। तो ये इसको हम कह सकते हैं स्टेट नेशन। मतलब एक ही पॉलिटिकल रूल है लेकिन नेशंस बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो आप इसको नेशंस भी लिख सकते हो। तो स्टेट नेशन मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडेंटिटी रहेगी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वॉइसेस रहेगी। तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम राज्य और राष्ट्र के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इंडेक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम स्टेट इन एंशियंट इंडिया को समझेंगे, और राष्ट्र के बारे में समझेंगे, राज्य के बारे में समझेंगे, अशोक के टाइम पे किस तरीके का स्टेट था वो समझेंगे, मेडिवल एरा में किस टाइप का स्टेट था वो समझेंगे, और मॉडर्न एरा में किस टाइप का स्टेट था वो आप समझोगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप समझने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मैन जो है एक सोशल एनिमल है। मतलब देखिए, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, अपार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम योर मतलब अलग अलग आइडेंटिटी के अलावा आप जो है फिर भी एक तरीके से ग्रुप में रहना पसंद करते हो, क्योंकि आप लोग एक तरीके की फीलिंग शेयर करते हो। तो नेशन की जो फीलिंग है, वो नेशन की फीलिंग की जो है वो किस तरीके से डेवलप हुई, जब एक इंसान जो है फील करने लग गया कि हमें जो है आपस में हम लोग जो है एक साथ रहेंगे। ठीक है, आपस में रहेंगे, क्योंकि वो तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कि आपको पता होगा कि 8,000 साल पहले समथिंग डोमेस्टिकेशन चालू हुआ था एनिमल्स का, एग्रीकल्चर का इवॉल्वमेंट हुआ था। तो उस टाइम पर मतलब लोग सेटल होने लग गए थे। पहले तो लोग कैसा करते थे, नोमैडिक हर्डर्स रहते थे, हंटर्स गैदरर्स। तो बेसिकली दे डोंट यूज टू सेटल एट वन प्लेस। अब जब वो सेटल ही नहीं करेंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, सब घूमते रहेंगे। तो अब जैसे जैसे लोग सेटल होने लग गए तो नेशनहुड की फीलिंग आने लग गई। नेशनहुड की फीलिंग कैसे आती है, जैसे समझो, बताती हूँ। तो नेशनहुड की फीलिंग ऐसे आएगी कि जैसे कि आपको है ना एक पर्टिकुलर जगह पे रखा गया है, आप पे एक पर्टिकुलर राजा रूल कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या सोचा, देखिए अब मेडिवल एरा में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई थी। ऑल ओवर इंडिया तक रूल फैला था, स्पेशली इन द टाइम ऑफ अकबर। तो पूरा जो इंडिया है वो एक एक साथ आ गया था, बिकॉज सब लोग जो है ना मतलब एट द टाइम, पहले तो देखिए धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाता है। 6th सेंचुरी जो हर्षवर्धन के बाद आप तो देखोगे कि छोटे 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 रूलर्स आने लग जाते हैं। तोमार डायनेस्टी, चालुक्य, पांडव, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो अलग अलग तरीके की जो डायनेस्टी अलग अलग जगह पे स्टैब्लिश हो जाती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा टूट जाता है, मतलब बिखर जाता है। अब धीरे धीरे जब सल्तनत आ जाते हैं, ठीक है, इंडिया में, और धीरे धीरे रूल पूरे इंडिया तक फैलाने की कोशिश करते हैं, तो पूरा इंडिया जो है ना फिर से एक साथ आ जाता है, इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी में एक साथ आ जाता है। अब एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर अगर आप हो, ठीक है, और दूसरा इंसान भी है, आप लोग आपस में ज़्यादा रिलेट करोगे, ठीक है। मतलब अगर कोई पॉलिसी आई, वो बोलेंगे कि आप जो है क्या कहते हैं टैक्स भरना है आपको, तो आप अपने दूसरा जो फ्रेंड रहेगा उसके साथ डिस्कस करोगे चाय नाश्ते के साथ। अरे देखो क्या कहते हैं ना, एक पॉलिसी आई है, किंग ने एक नई पॉलिसी निकाली है, या किंग ने ये किया है, किंग ने वो किया है। आप वो चीज़ें डिस्कस करोगे, जैसे आज भी करते हो पॉलिटिकल डिस्कशन करते हो। तो पॉलिटिकल डिस्कशन आप इंडिया वालों से ही करते हो, बाहर वाले से तो करते नहीं हो, ठीक है, कि नेपाल वाले से जाके या पाकिस्तान से या बांग्लादेश वालों से बैठ के आप पॉलिटिकल डिस्कशन करोगे, नहीं करोगे। आप इंडिया के साथ ज़्यादा रिलेट करोगे, एक इंडियन के साथ ज़्यादा रिलेट करोगे, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर रह रहे हो। तो जब आप एक टाइम तक के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हो तो भी नेशनलिज्म का इमर्जेंस आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हुआ था, एंशियंट टाइम में भी हुआ था, लेकिन एंशियंट टाइम में बहुत पहले, ठीक है, अराउंड जब महाजनपदास थे, ठीक है, उस टाइम पे नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ था। लेकिन वो सिर्फ महाजनपदा मतलब उधर तक ही लिमिटेड था। उसके बाद हम देखेंगे मेडिवल एरा में। तो मेडिवल एरा में जो हमारे जब दिल्ली सल्तनत आए और जो मुगल्स आए, उसके अंदर पूरा इंडिया जो है ना एक साथ हो गया था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स जब आए, तो ब्रिटिशर्स जब आए तब उन्होंने भी जो है काम किया। उनको हम कहते हैं ना कि नेशनलिज्म का ग्रोथ उनके अंदर ही हुआ है। कैसे हुआ, क्योंकि वो लोग जब आए और वो लोगों ने भी पूरे इंडिया को साथ में लेकर आए, बिकॉज वो लोग जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेंट्रलाइज रूल करते थे। और उस टाइम पे फिर धीरे धीरे रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, तो लोग और ज़्यादा ट्रैवल करने लग गए, एक दूसरे के पास जाके बात करने लग गए, कल्चरल आइडेंटिटी शेयर करने लग गए। इसलिए जो है कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का जो है ग्रोथ उस टाइम पे होता है। और देखिए आपको बचपन से ना एक चीज़ पढ़ाई जाती होगी
कि नेशनलिज्म का जो ग्रोथ होता है उसकी शुरुआत आपको बोली जाती होगी कि 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हुई है। ठीक है, बोली जाती होगी कि 18th सेंचुरी ऑनवर्ड जब ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे तब नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज देखिए, नेशनलिज्म का ग्रोथ हमेशा से चला आ रहा था, भले ही थोड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में चला आ रहा था। जो पर्टिकुलर राजा जिस पर्टिकुलर एरिया पे रूल करता था वहाँ पर जो है वहाँ के लोग एक दूसरे से रिलेट कर पाते थे, और वो जो था उस टाइम का नेशनलिज्म था। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे हम आगे। और बाद में जाकर धीरे से जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आए, उस टाइम का नेशनलिज्म थोड़ा अलग था, क्योंकि उस टाइम पर जो है सब लोग जो है पूरे इंडिया के सब साथ में आने लग गए। और इंडिया ही नहीं, आप उस टाइम के बांग्लादेश भी बोलो, उस टाइम का मतलब आज के टाइम का पाकिस्तान भी बोलो, सब लोग साथ में आने लग गए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लग गए। ठीक है, तो उस टाइम का नेशनलिज्म का ग्रोथ जो है वो अलग था। जो हम आज के टाइम पे मॉडर्न नेशनलिज्म देखते हैं, वो वाला ग्रोथ जो है 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हो गया हुआ, लेकिन उसके पहले भी लोग एक साथ रहते थे। एक शेयर्ड यूनिटी थी, वो चीज़ वो हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। तो मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लोग जो है, ऐसा नहीं है कि नेशन जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, वो मानते हैं कि जो नेशनलिज्म है ना, जो नेशनलिज्म है वो एक वेस्टर्न जो है पॉलिटिकल थॉट है। मतलब वो वेस्टर्न जगह से हमारे इंडिया में आया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है कि आप लोग ह्यूमन हो, और ह्यूमन जब एक सोसाइटी में रहता है, एक साथ रहता है, तो आपस में लोगों के साथ बात करता है, एक दूसरे के साथ नेशनलिज्म की फीलिंग शेयर करता है। अब नेशन की जो फीलिंग है और नेशन का जो आइडिया है वो क्या यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इजी डेफिनेशन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेशन जो है, लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह पे रहते हैं परमानेंटली एक सर्टेन एरिया में। देखिए, आप जो है ना यूजुअली अपनी लाइफ टाइम में माइग्रेट नहीं करते रहते हो, आपके जो पेरेंट्स रह रहे हैं वो वहीं पर रह रहे हैं 20-30 सालों से। आप फिर धीरे धीरे जो है, मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि आप जो अपना घर बार छोड़ के कभी कभी आप आ जाते हो पढ़ाई करने, कोई जॉब करने, बट उसके बावजूद फिर भी आप जो है उस जगह पे जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आप परमानेंटली रहते हो। तो इंसान वहाँ पर परमानेंटली रहता है और वहाँ पर सोशल आइडेंटिटी शेयर करता है, कॉमन हिस्ट्री शेयर करता है, लैंग्वेज, कल्चर, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं, और इससे उनको यूनिटी जैसा फील होता है। और ये सब चीज़ें क्या है, इमोशनल चीज़ें, इसमें पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिक्स भी आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, स्टेट बन जाता है। ठीक है, मतलब जब वो लोग एक ही पर्टिकुलर राजा, एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर गवर्न होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? एक ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर जब लोग गवर्न होते हैं तब वो स्टेट का डेवलपमेंट हो जाता है। और अगर वहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना है तो वो नेशन स्टेट बन जाता है। जैसे कि इंडिया, तो इंडिया आज के टाइम में आप नेशन स्टेट बोल सकते हो। और आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम थोड़ा सा ट्रेस करें तो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में राज्य और राष्ट्र का मेंशन मिलता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में राज्य और राष्ट्र दोनों का हमें मेंशन मिलता है, लेकिन हो सकता है कि वो इंटरचेंजेबली यूज किए गए हो। ठीक है, राज्य आप उसको रेफर करोगे, स्टेट को रेफर करोगे, राष्ट्र आप रेफर करोगे नेशन को। ठीक है, नेशन और स्टेट जो है पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि राज्य और राष्ट्र क्या है। मैंने आपको अभी समझा दिया ये पहले ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये समझोगे नहीं ना राज्य और राष्ट्र क्या होता है, जब तक कि आपको बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं ना कि एक एक डेफिनेशन होती है सबकी। हमने स्टेट को अलग तरीके से डिफाइन किया है और नेशन को अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो नेशन का आपको आइडिया क्लियर हो गया है, स्टेट का भी एक आइडिया है। स्टेट का आइडिया ये है कि स्टेट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपको बताया था। इसके अंदर फिक्स टेरिटरी होती है। देखिए, इंडिया की एक फिक्स टेरिटरी है, वो इंडिया ऐसा नहीं कि आज आज हम बोलेंगे नहीं, हम चाइना के साथ भी थोड़ी सी बाउंड्री हम और अंदर चल जाते हैं, पाक नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर घुस जाते हैं, या फिर हम पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा घुस जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, एक फिक्स टेरिटरी है तो वो फिक्स टेरिटरी है। ये हम मॉडर्न स्टेट की बात कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है एक पर्टिकुलर स्टेट दूसरे स्टेट पर अटैक करता था और वहां पर उसके पॉलिटिक्स को फैला दिया करता था। ठीक है, तो स्टेट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप देखोगे अशोका के टाइम पे, जो अशोका ने इतना टाइम, आपको पता है ना कि अशोका जो है धम्मा फैलाने से पहले अशोका ने बहुत ज़्यादा जो है मास किलिंग, मतलब एट द टाइम ऑफ, मतलब इतने सारे वॉर लड़े थे। तो उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि लोगों को जो है मारना नहीं चाहिए, लेकिन वो पूरे इंडिया को एक साथ ला पाए थे। मतलब कलिंगा पे उन्होंने अटैक किया था, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, लोग जो है मार्टियर्स हो जाते हैं।
तो उनको रियलाइज़ होता है कि जो है खून खराबा नहीं करना चाहिए। और पॉलिटिकल उस टाइम पे तो मतलब एक स्पिरिट ही रहता था लोगों का कि पॉलिटिकल जो है ना हमें कहीं न कहीं हमें एनेक्सेशन करना है, स्टेट को जो है फैलाना है, ये उनका आइडिया होता था, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टेट अलग होता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इसके अंदर एक फिक्स टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन बढ़ते रहेगी ऑफ कोर्स ही बात है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट रहेगी और एक सॉवरेनिटी रहेगी। तो स्टेट जो है ना उसकी डेफिनेशन आज के टाइम पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और नेशन स्टेट जो होता है, नेशन स्टेट जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि नेशन स्टेट जो है ना वो डिफाइन किया जाता है, मैंने आपको बताया है कि एक जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं एक ही नेशन के, और वो लोग जो है उनको एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही है और नेशन स्टेट बन जाएगा। लेकिन क्या नेशन स्टेट मॉडर्न और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, या क्या ये इंडिया में पहले से मौजूद था? तो इसका आंसर है कि ये पहले से मौजूद था, लेकिन इंडियन स्कॉलर्स कुछ और मानते हैं और वेस्टर्न स्कॉलर्स कुछ और मानते हैं। तो वो बोलते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स ये मानते हैं, जैसे कि वो बताते हैं, गार्नर वेस्टर्न थिंकर है, गार्नर है, वो अपनी बुक में बताते हैं कि नेशनल एंड नेशनलिज्म, अपनी बुक में बताते हैं कि नेशनलिज्म एक नया फिनोमेना है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद आया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी कब आई? 18वीं सेंचुरी में, उसके बाद आया, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा मानते हैं स्कॉलर्स कि नहीं, इंडिया में वैदिक पीरियड से क्या था, नेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ठीक है। दोनों में अलग अलग आपको जो है व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो हम समझेंगे कि राष्ट्र का जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इवोल्यूशन आएगा, ठीक है, नॉट इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो आएगा मतलब राष्ट्र किस तरीके से आता है, तो ऋग्वेद आपको पता है 1500 BC यानी आज से 3500 साल पहले लिखी गई थी। तो वहां पर आपको वहां से जो है रेफरेंस मिलता है राष्ट्र का इवोल्यूशन का। अथर्ववेद में भी हमको मिलता है राष्ट्र का इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। बहुत सारे मंत्र में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि एक मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, राष्ट्र दीप्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्रम। मतलब ऐसा राज्य थे, मतलब ऐसा राज्य जो कि चमकता हो, ठीक है, दीप की तरह जो है ब्राइट चमकता हो, शाइन ब्राइट करता हो, वो एक नेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि राज्य मैंने आपको बताया स्टेट होता है, तो एक स्टेट के अंदर अगर मतलब लोगों के अंदर जो है क्या कहते हैं एक तरीके की भावना हो, कलेक्टिवनेस की, तो वो राष्ट्र हो जाए। तो इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पर जो है ये चीज़, ये जो फ्रेज है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, और उसके अलावा हमें यजुर्वेद में भी ये देखने को मिलता है कि जो क्षत्रिय के द्वारा जो टेरिटरी रूल की जाती है, आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, मतलब वैश्य, शूद्र, 4 कैटेगरीज जो है बनाई गई है। उसमें क्षत्रिय का काम क्या था कि रूल करना, मतलब किंग जो रहेंगे वो क्षत्रिय किंग रहेंगे। तो क्षत्रिय के द्वारा जो टेरिटरी रूल की जाती है उसे हम नेशन कहते हैं। ऐसा हमें एक तरीके का रेफरेंस मिलता है इन दी ऋग्वेद एंड यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के अंदर भूमि सुक्ता जो है हमें उसमें देखने को मिलता है कि उसमें बताया जाता है कि बहुत बार जो है नेशन के लिए प्रे किया जा रहा है कि हमारा नेशन जो है वो परफेक्ट हो जाए, ठीक है, परफेक्ट हो जाए। और राष्ट्र भी बहुत बार यूज हुआ है, ब्राह्मण टेक्स्ट में यूज हुआ है, स्मृति में यूज हुआ है, विष्णु पुराना के अंदर बहुत सारे नाम दिए गए हैं ईयर के, लैंड के, बॉर्डर्स के। जैसे आज आप गाते हो जन गण मन अधिनायक जय है, तो वो मतलब आप जो सारी जो अ, बहुत सारे आप जो रिवर्स को मेंशन करते हो, ठीक है, आप पूरे मतलब जितने भी आपने अगर ध्यान से आपने जो अगर नेशनल एंथम को और नेशनल सॉन्ग को समझा होगा, तो उसमें बहुत सारे जो है ना लाइक रिवर्स का मेंशन है, यमुना का मेंशन है, गंगा का मेंशन है, बंगाल का मेंशन है, ठीक है, और सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है। तो वो वाला सब चीज़ें मेंशन है। तो वैसे उस टाइम पे भी लोगो, पीपल, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सब चीज़ों का जो है वहाँ मेंशन हमको देखने को मिलता है। तो कालिदास जो है उनकी एपिक लिखते हैं रघुवंशम। उन्होंने इंडियननेस के बारे में लिखा है और स्वराष्ट्र के बारे में लिखा है। तो कालिदास ने किसके बारे में लिखा है? रघुवंशम में उनकी इंडियननेस मतलब क्या हुआ, नेशनलिज्म हो गया, और स्वराष्ट्र के बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो मतलब हमें बहुत सारे जो है अलग अलग टाइम पीरियड में अगर आप इमेजिन करते जाओ, तो कालिदास किस टाइम पे था वो आपको समझ में आएगा। ऋग्वेद थोड़ा उससे ऋग्वेद पहले था, बाद में अथर्ववेद आया। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं कि इंडिया एक तरीके का नेशन था। ठीक है, राष्ट्र राज्य को आप ऐसा भी समझ सकते हो, आप बोलते हो ना अक्सर राज्य जो वर्ड आता है, राज्य, तो राज्य जो वर्ड आता है वो राज से आता है, राज। तो आप बोलते हो ना अक्सर राज मतलब क्या होता है, रूल करना होता है। आप बोलते हो ना कि ना तुम्हारा तो राज चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा तो घर में राज चलता है, ऐसा हम बोलते हैं अक्सर लैंग्वेज में। तो राज मीन्स रूल होता है, ठीक है।
तो बेसिकली रूल जो चल रहा है, राज्य मतलब जहाँ पर किसी का रूल चल रहा हो तो राज्य, ठीक है। तो राज्य इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो राज्य जो है वो स्टेट है, तो वहाँ पर आपको राज्य और राष्ट्र दोनों का मेंशन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेन कंसर्न किसके बारे में था, धम्मा के बारे में था, ठीक है। मतलब धम्मा के बारे में है और साथ साथ संघ के बारे में वहाँ पर, क्योंकि बुद्धिस्ट का जो बिलीव होता है कि मोनेस्ट्रियल मतलब एक्सिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप पूरी लाइफ वाइफ छोड़कर सेलिब्रेशन में चले जाओ, वहाँ पर जाकर आप मोनेस्ट्री में रहो। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग जगह पे हमें नेशन और स्टेट का मेंशन देखने को मिलता है। जैसे कि जटाका की कहानी है, वहाँ पर हमको मेंशन देखने को मिलता है कि एक जगह पर मध्य राष्ट्र में जो है एक राइटी जो है वो एंग्री होकर बारिश मतलब एक बारिश के रूप पे एक आग को बरसा देते हैं और उससे पूरा नेशन नेशन बन जाता है। बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरलिस्टिक कहानियां हैं। बट कहने का मतलब ये है कि नेशन को नेशन बनाने का मतलब क्या हो सकता है। नेशन को नेशन मतलब दो बार अगर एक वर्ड यूज हुआ है तो आप उसको कैसे रेफर करोगे। तो नेशन मतलब जो है वो हो सकता है कि जो एक पर्टिकुलर जगह टेरिटरी को रेफर किया जा रहा हो, और दूसरा वाला नेशन किसको रेफर किया जा रहा हो, लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग को, ठीक है। उसके अंदर एक कहानी है, उसके अलावा सुत्तनीपद की स्टोरी है जिसमें बताया जाता है कि जो भी इंसान अगर विलेज को और नेशनहुड जैसे कि ब्रदरहुड होता है, वैसे अगर उसको एंजॉय करे तो उसको हम ब्राह्मण मानना चाहिए उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, उसे हमें किंग मानना चाहिए। इस तरीके की जो है बात बताई गई है और बहुत सारी स्टोरीज मिलती है हमें, बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं। तो हम मान सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग नेशन हो सकते हैं एक स्टेट के अंदर, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, दोनों चीज़ों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखिए यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वैदिक पीरियड था वहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हुआ करते थे। देखिए ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट स्टेट्स हुआ करते थे एक नेशन के अंदर। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट हुआ कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ, किसका कॉन्सेप्ट हुआ। ये होगा डिफरेंट स्टेट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक ही नेशन है तो पहले नेशन आए, पहले जैसे कि डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, एक ही नेशन है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नेशन स्टेट, ठीक है, क्या कहेंगे, नेशन स्टेट। और उसके अंदर जैसे कि अगर आप उसको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, अगर एक ही स्टेट है, ठीक है, मतलब एक ही पॉलिटिकल रूल है और डिफरेंट नेशंस है तो स्टेट नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा नेशन स्टेट। तो हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखेंगे अशोका के टाइम पे। देखिए आपको पता है कि आज के टाइम का जो प्रेजेंट है अफगानिस्तान है, वो भी इंडिया का थोड़ा पार्ट हुआ करता था, वेस्टर्न वाला पार्ट जो है अफगानिस्तान का। तो अगर हम देखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत रिलेशन मिलता है। जैसे कि उस टाइम पर जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखाई जाती थी जो कि अशोका के द्वारा, तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज जो है वो भी क्या कहते हैं उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। और वो लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है कि उस टाइम पर आपको अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको उसके कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं। मतलब एक तरीके से अशोका ने अपना धम्मा जो है बहुत दूर दूर तक फैलाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि इसके साथ जो है ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि नेशन स्टेट का रोल क्या होता है डिटेल में। कहाँ कहाँ पर मेंशन मिलता है हमें, स्मृति में, महाभारत में, रामायण में, बुद्धिस्ट में, वेद में, उपनिषद में, हमें सब में जो है क्या कहते हैं इन सबका मेंशनशिप मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड में जिस तरीके से जो इवोल्यूशन हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन का, वो थोड़ा अलग तरीके से हुआ। वो अलग तरीके से हुआ, मतलब आज के टाइम में जो हमारा नेशन बनता है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द ओल्ड नेशन, ठीक है। मतलब आज के टाइम पर जो नेशन बना था वो किसके रिवॉल्ट में बना था, वो बना था इन द रिवॉल्ट ऑफ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशन हुए थे उसके कारण जो है लोगों के मन में स्पिरिट आया नेशनलिज्म का, ठीक है। ये तो आपको पता है। जैसे कि 1857 में इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम कहते हैं। फिर हमने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, फिर नॉन कोऑपरेशन किया, फिर बहुत सारी चीज़ें हमने की। तो बेसिकली ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हमने जो है हमारा नेशनलिज्म को ग्रो किया। अब उस टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि उस टाइम पर अब जैसे उस टाइम के जो लिटरेचर है उसमें हमको ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं इंडिया की प्लाइट के बारे में, भारत जननी क्यों उदास, ठीक है, भारत जननी क्यों उदास, बैठी इकली कोई न पास, ठीक है, बैठी इकली कोई न पास, रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूरदर्शा ना देखी जाई। मतलब सब लोग मिलके आपस में रो रहे हैं, फ्रेटर्निटी की भावना है और सब लोग जो है क्या कहते हैं भारत की दुर्दशा नहीं देख सकते। अब देखिए मैंने आपको ऊपर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में बिल्कुल कि हमें जो है क्या कहते हैं उस टाइम पे टू नेशन थ्योरी कॉइन अप की गई थी और टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया जो है दो नेशन है, एक जो पाकिस्तान वाला एरिया है जो मुस्लिम रीजन है और एक जो है इंडिया वाला रीजन जो है हमारा जो कि आज का टाइम का
आज जिस इंडिया में हम रह रहे हैं वो इंडिया और जो पाकिस्तान वाला रीजन है और जो बांग्लादेश वाला रीजन है वो थोड़ा अलग है, उनका नेशन अलग है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा था। तो ऐसा क्यों माना जा रहा था और ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे कि हम जो इतने सालों से साथ में रह रहे थे, जो क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो सब साथ में हो रही थी वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे क्यों डिस्ट्रॉय हो गई। तो वो चीज़ समझना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए उस टाइम पर क्या होता था, मैंने आपको पहले बताया था कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म का, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपने वहाँ पर समझा होगा, पढ़ा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जब चालू हुए थे उस टाइम पर जो है हिंदू रिवाइवलिस्ट कुछ मूवमेंट थे जो कि टारगेट करते थे मुस्लिम्स को और उनको यहाँ तक कि जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट रोल दिख जाएगा बहुत सारे ऐसे ऐसे जो जैसे कि स्पेशली अगर आप देखोगे वीडी सावरकर को देखोगे जो कि जिन्होंने जो है पार्टीशन को सपोर्ट भी किया था। हिंदू राष्ट्र का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सावरकर ने। ठीक है, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट देकर कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक तरीके से यूनिटी तो बनाने की कोशिश की हिंदुइज्म में, लेकिन उन्होंने जो मुस्लिम और हिंदू यूनिटी जो थी उसको तोड़ दिया। इनफैक्ट मुस्लिम हिंदू ही नहीं, सिख ईसाई की जो यूनिटी थी वो भी तोड़ दिया। मतलब दे ट्राई टू सेट कि जो इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के लिए है। तो बेसिकली उन्होंने जो है वीडी सावरकर ने इस तरीके का काम किया। उसके बाद जो है अरविंद घोष जो है, अरविंद घोष भी जो है हिंदू फिलोसफी के साथ जो है सामने आते हैं। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी भी जो है क्या यूज करते हैं, वंदे मातरम जैसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वंदे मातरम का कॉन्सेप्ट यूज करके वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वंदे मातरम मतलब ये होता है कि जो देश है, देश जो है वो एक तरीके से जो पूज्य स्थल है। तो बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है क्या कहते हैं बहुत सारे रिलीजन के अपोज था, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जैसे कि इस्लाम। क्योंकि उसमें जो है क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, देयर आर थ्री गॉड्स, एंड इस्लाम देयर इज वन गॉड, मोनोथिज्म वाला कॉन्सेप्ट। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो वंदे मातरम का जो कॉन्सेप्ट था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था, जो है उनको मुस्लिम्स को पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तरीके से इनके जो मुस्लिम की जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस वन रिलीजन, उसके ऊपर अटैक होता है। उसके अलावा जो है बाल गंगाधर तिलक जो है जो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो जो है गणपति फेस्टिवल मनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है सब लोग हिंदू को साथ में लाकर जो है नेशनलिस्ट फीलिंग को जागरण कर सके। लेकिन वो नेशनलिस्ट फीलिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो इस चीज़ को हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। और आप देखोगे कि बाद में जाकर जो है टू नेशन थ्योरी कॉइन अप की गई और जो पहले मुस्लिम्स और हिंदू जो साथ में रहते थे उसने कहीं ना कहीं जो है एक तरीके का फूट डालने का काम जो है ये सब लीडर्स ने किया। और उस टाइम पर जो है बहुत सारे हिंदू धर्म शुद्धि मूवमेंट्स भी लॉन्च हो रहे थे। ठीक है, और वो साथ साथ किस पे कोशिश कर रहे थे, कुछ मूवमेंट्स तो अच्छे थे, जैसे कि कुछ मूवमेंट जैसे कि आपको पता है राजा राम मोहन रॉय द्वारा जो मूवमेंट शुरू किया गया था जो कि फादर ऑफ रेनेसां कहलाते हैं। तो उन्होंने जो है ब्रह्मो समाज लॉन्च किया था। ब्रह्मो समाज को आप देखोगे नाम सजेस्ट की ब्राह्मण के लिए समाज है, बट ब्राह्मण के लिए नहीं था। वो एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग आ सकते हैं, सब लोग अपना अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब लोग अपना डिबेट कर सकते हैं अलग अलग रिलीजन। बट बाद के जो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हैं जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, स्वामी द्वानंद सरस्वती द्वारा, तो बहुत सारे अलग अलग जो है उन लोगों ने मिलकर जो है बहुत सारा नेशनलिज्म का बेसिस बनाने के लिए उन्होंने हिंदुइज्म को जो है यूज़ किया। इसलिए आपको देखने को मिलता है कि टू नेशन थ्योरी बाद में इमर्ज होकर आई कि मतलब अगर हिंदुइज्म के ऊपर बेस्ड एक नेशन बनाया जा रहा है तो फिर उसमें मुस्लिम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए जो है टू नेशन थ्योरी का जो है इवोल्यूशन होता है। क्योंकि आप देखोगे कि जिस मोहम्मद अली जिन्ना को आपको पता है सरोजिनी नायडू द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को अम्बेसडर ऑफ मुस्लिम हिंदू यूनिटी कहा जा गया था, अम्बेसडर ऑफ मुस्लिम हिंदू यूनिटी। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनको अम्बेसडर कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो है बाद में जाकर टू नेशन थ्योरी को कॉइन करने का क्या मकसद हो सकता है, इसका मकसद ये और इसका इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण यही हो सकता है कि उस टाइम पर जो है कहीं ना कोई जो लीडर्स जो इमर्ज होकर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया को एक ऐसा नेशन के रूप में देखना चाहते थे जो कि हिंदू डोमिनेटिंग राष्ट्र हो। तो इसके अगेंस्ट में जाते हुए इसके जो है कॉन्ट्रडिक्शन में फिर जो है कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं वो मुस्लिम लीग के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए और उसके कारण जो है बाद में जाके जो टू नेशन थ्योरी कॉइन हुई। खैर वो सब एक अलग बात है, लेकिन उससे हमको ये समझ में मिलता है क्योंकि देखिए हमारा जो नेशन था वो एक ही नेशन था। देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया, तो वो एक ही नेशन था, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीज़ें हुई उस सब चीज़ों के कारण वो नेशन जो है दो हिस्सों में बढ़ गया और दो नेशन बन गया। और दो नेशन नहीं, आज के टाइम पे तीन नेशन बन गए हैं, बिकॉज बांग्लादेश का एक अलग नेशन बन गया है, पाकिस्तान का अलग और इंडिया का अलग। तो वो तीन नेशन जो बन चुके हैं वो नहीं बनते हैं अगर जो है क्या कहते हैं इस टाइप की जो मूवमेंट्स है वो नहीं होते। तो वो चीज़ हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये आपको कोलोनियलिज्म नेशनलिज्म इन इंडिया में भी काम में आएगा अगर आपको पूछा जाता है कि एग्जामाइन द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो आप इस चीज़ को जो है मेंशन कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आती है कि इसके अलावा जो है हमारा जो नेशन है, जो कि इंडिया का जो नेशन है, वो बहुत टाइम से जो है
नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में हमको देखने को मिलता है। अभी हमने समझ लिया कि जो नेशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आता है, अब हम समझेंगे राज्य का इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, एक चीज़ आपको समझने की है, मैंने आपको पहले बताया था कि एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में हमको जो है राज्य का वर्ड का मेंशन मिलता है, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और इंडियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इन चीज़ को डाउट करते हैं कि वो राज्य के आज के टाइम के राज्य से रिलेट कर सकते हो, मतलब उस राज्य को क्या आप स्टेट कह सकते हो। तो वो चीज़ के बीच में दोनों भी इंडियन और पॉलिटिकल और वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के बीच में डाउट है। तो यहाँ पर जो है कंट्रोवर्सी इस तरीके से है कि जो राज्य का कॉन्सेप्ट है, गौथाल बताते हैं, गौथाल क्योंकि एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, वो लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज में, वो बताते हैं कि ये अगर हम राज्य को स्टेट के साथ यूज करेंगे, स्टेट को अगर हम राज्य को बताएंगे कि राज्य जो है वो आज के टाइम का स्टेट है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अंजरिया जो है वो बताते हैं नेचर एंड ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन हिंदू स्टेट के अंदर, वो बताते हैं कि स्टेट जो टर्म है वो राज्य के लिए यूज किया गया है। तो वो बेसिकली इस तरीके से जो है बताते हैं। तो मतलब दोनों चीज़ों के बीच में जो है डिफरेंस है। उसके अलावा जो है वो बताते हैं कि वीपी वर्मा बताते हैं स्टडीज इन हिंदू पॉलिटिकल थॉट एंड इट्स मेटाफिजिकल फाउंडेशन। उसकी उसके अंदर बताते हैं कि स्टेट का जो वर्ड है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और वो बताते हैं कि राज्य एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर मतलब जो आज के टाइम का जो स्टेट है वो उस राज्य को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उस टाइम का राज्य थोड़ा अलग हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो आरपी कांगले मनु एंड कौटिल्य इन द इंडियन एंटीक्वेरी थर्ड सेशन में बताते हैं कि स्टेट का मतलब होता है रूल करना। मैंने आपको भी बताया था कि स्टेट का मतलब राज करना, राज्य। तो स्टेट का मतलब होता है रूल। तो सब लोग अपना तो स्टेट का मतलब अलग अलग बताते हैं कि उस टाइम पे जो राज्य था वो राज्य का मतलब कुछ और था, आज के राज्य का मतलब वो नहीं है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी से अलग कहते हैं और इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी से भी अलग अलग कहते हैं। और एक चीज़ तो कॉमन है कि जैसे कि एंशियंट मेडिवल इंडिया में बोलो आप, या फिर चाहे 16 या 17 सेंचुरी में बोलो वेस्ट के अंदर, तो वेस्ट के अंदर बहुत सारे जो आप कंट्रीज देख सकते हो, जहाँ पर आप फ्रांस देख सकते हो, आप देख सकते हो जो उस टाइम पर रिवॉल्यूशन वगैरह हो रहा था, उस टाइम पर वो बताते हैं जैसे कि उस टाइम पे जो स्टेट का मतलब होता था किंग। ठीक है, क्योंकि जो सॉवरेनिटी थी वो पूरी की पूरी किंग के हाथ में थी। तो स्टेट का मतलब होता था सॉवरेन या फिर किंग या फिर राजा। ठीक है, तो जैसे कि नीति व क्यामित्रिका बताते हैं कि निविता क्यामित्रिका बताते हैं कि राजा इज द एक्टिविटी ऑफ द रूलर। तो आप बोलोगे राजा इज द एक्टिविटी ऑफ द रूलर, तो इसका क्या मतलब होता है? तो मतलब राजा का मतलब हो सकता है कि रूल करना, टू रूल। तो टू रूल इज द एक्टिविटी ऑफ द रूलर, तो ये आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ये तो सही बात है। बेसिकली रूलर की एक्टिविटी राज करने की है, और राज्य जो है वो उसी से जो है निकल कर आता है। और लुई 16 जैसे कि बोलते हैं कि आई एम द स्टेट एंड वॉट एवर आई टेल इज द लॉ। तो बेसिकली लुई 16 अपने आप को स्टेट बताते हैं। तो स्टेट का मतलब आज के टाइम पे क्या होता है, एक पॉलिटिकल टेरिटरी हो गया। आज के टाइम में कोई पॉलिटिकल लीडर ये नहीं बोलेगा आई एम द स्टेट, लेकिन उस टाइम पे एक किंग बोल रहा है कि मैं स्टेट हूँ। इट मीन्स दैट कि उस टाइम पर जो स्टेट है उसका मतलब होता था कि रूल या फिर रूलर रिलेटेड होता था। ठीक है, तो उस टाइम के स्टेट से और आज के स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बारकर बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में, और लुई 16 बोलते हैं कि लुई 16 जो है खुद के पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं कि वो जो है वो एक सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी है। इसलिए बारकर बताते हैं कि वो जब सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी है तो वो फिर क्या स्टेट नहीं हुए। तो बेसिक मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि वो बेसिकली जो लुई 16 है वो अपने आप में स्टेट थे। तो मतलब जो भी रूलर जो अपने आप को पूरी तरीके से जो है स्टेट मानने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहा है दैट आई एम दी पर्सन हु इज सॉवरिन इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अब जब नेशन स्टेट का राइज हुआ तो धीरे धीरे डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हुआ। देखिए डेमोक्रेटाइजेशन जो है कैसे शुरू हुआ आपको पता है। देखो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को जो है वोट करने का राइट मिलता है और लीडर इलेक्ट करने का राइट मिलता है। तो जब नेशन स्टेट जो शुरुआत हुई, तो नेशन स्टेट में मतलब हम बोल सकते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में समझा था कि सभा समिति का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, आज के टाइम के पार्लियामेंट से हमने रिलेट किया था। लेकिन जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट जब लोग जो है एक साथ आने लग गए और लोगों के मन में जो फीलिंग आने लग गई, अब जब आप देखोगे कि बहुत टाइम से मोनार्की चली आ रही थी। हम इतना पहले
पहले का तो नहीं जानते, सभा समिति का, ऋग्वेद का, वैदिक पीरियड का, पोस्ट वैदिक पीरियड का, उन सब का हमको इतना ज़्यादा रेफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन जो हमें रेफरेंस मिलते हैं वो करीबन 2000 साल पहले से मिल रहे हैं। तो वो हम उन सब रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे मोनार्क्स तो जो थे, जब तक कि हर्षवर्धन का जो रूल था, उसके बाद धीरे धीरे मोनार्क्स जो है डिक्लाइन हो जाते हैं और छोटे छोटे किंगडम बन जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का राइज होता है उसमें भी मोनार्की था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। उसके बाद धीरे धीरे बहादुर शाह जफर तक के मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने कॉलोनियलिज्म वाला रूल किया। उसके बाद इंडियन नेशनलिज्म जब आया, उसके बाद जब इंडियन नेशन स्टेट का फॉर्मेशन आया, तब हमने इंडिया में डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की। मतलब इंडियंस विल चूज द राइट टू, मतलब इंडियन जो है रूलर्स को इलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ ना गवर्नमेंटल बॉडीज का, ये डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं, वो हमको आज के टाइम पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, इसका डेमोक्रेटाइजेशन 200-300 सालों से चला आ रहा है और वो चीज़ हमको आज जो है वो पूरी रूप में दिख रही है। तो मतलब ऐसा माना जा सकता है कि आज के टाइम में जो सॉवरेनिटी है, वो आज के टाइम पे सॉवरेनिटी सिर्फ और सिर्फ किंग की नहीं रही। वो किंग ये नहीं बोल सकता है कि मैं स्टेट हूँ, लेकिन आज के टाइम पे जो सॉवरेनिटी है वो लोगों तक पहुंच गई है क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई है। तो बेसिकली 18th सेंचुरी के बाद से जो वेस्ट के अंदर जो डेमोक्रेसी आई थी और इंडिया में जो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जो डेमोक्रेसी आई थी, उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी जो हम सिटीजन्स हैं, ये हम लोग सॉवरीन है। तो इसलिए बारकर बताते हैं कि स्टेट क्या है। स्टेट पूरी कम्युनिटी है, मतलब आप स्टेट हो, मैं स्टेट हूँ, हर एक पर्सन स्टेट है। तो बेसिकली हम लोग सब मिलकर स्टेट का पार्ट है। तो यहाँ हम लोग पूरी तरीके से पार्ट क्यों है स्टेट का, क्योंकि हम लोग जो है ये डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है रूल ऑफ द पीपल होता है। तो बेसिकली हम लोग का रूल है, हम लोग का राज है, ठीक है, हम लोग राज्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग स्टेट है। दैट इज द पॉइंट। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, बिकॉज इट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी जो होती है, हम लोग ने इलेक्ट किया हमारे लीडर को हमारे लिए रूल करने के लिए, तो हम लोग मतलब खुद के ऊपर रूल कर रहे हैं, वी आर रूलिंग ऑन आवर ओन सेल्फ। तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। और इसलिए जो है बारकर बताते हैं कि ये डेमोक्रेसी के रिजल्ट है कि हमें जो है खुद के ऊपर राज करने का मौका मिल रहा है। और वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट उसको रेफर करना चाहिए, गवर्नमेंट उसको रेफर करना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट उस अथॉरिटी को रेफर करना चाहिए जो कि हमने जिसको इलेक्ट करके रखा है और जो हमारे पावर हमारे बिहाफ पे काम कर रही है। तो देखिए, अगर आपने किसी को इलेक्ट किया है आपके बिहाफ पे काम करने के लिए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं भी निभा पाया तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप भी जो है एक स्टेट का पार्ट है। तो मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो स्टेट है वो ऑटोक्रेटिक नहीं है, ऑफ कोर्स ही बात है, डेमोक्रेटिक है। तो आप मतलब स्टेट को इलेक्ट करते हो और एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू जो है वो चीज़ें होती है। और जो फिर गवर्नमेंट आती है, वो गवर्नमेंट मतलब आपकी खुद की रिप्रेजेंटेटिव रहती है। और इसलिए ये सब जो रिजल्ट है, ये सब किसका है, डेमोक्रेसी का रिजल्ट है कि आज के टाइम पे हम जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो एंजॉय कर पा रहे हैं। नेशन स्टेट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो हम एंजॉय कर पा रहे हैं। अब देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अल्दो अल्दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दिमाग में रखना कि आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या आज के टाइम पे जो स्टेट हमको देखने को मिलता है और आज के टाइम में जो नेशन देखने को मिलता है, क्या वो नेशन पहले भी वही नेशन हुआ करता था या दूसरा नेशन हुआ करता था, या आज के टाइम पे जो स्टेट देखने को मिलता है क्या वैसा ही स्टेट हुआ करता था? तो आंसर वुड बी नो। देखिए, स्टेट का कॉन्सेप्ट था, नेशन का कॉन्सेप्ट था, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था, स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट था, सब कॉन्सेप्ट था। बट आज के जैसा जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों नहीं था वो हम बताते हैं। देखिए, उस टाइम पे क्या होता था कि स्टेट जो एंशियंट इंडिया में बना था वो स्टेट अलग था, मेडिवल इंडिया में बना था वो स्टेट अलग था, और 17th-18th सेंचुरी के बाद जो स्टेट बना वो बिल्कुल अलग था। 17th-18th सेंचुरी में जो स्टेट बना वो आपको पता है, इंग्लिश जो पीपल आए थे, ब्रिटिशर्स, उन्होंने जो है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए एक स्टेट बनाया था। तो बेसिकली वो हमारे पे गवर्न करते थे, हमने उनको बोला नहीं था कि हम पर गवर्न करो, बट वो गवर्न करना हमको चालू कर चुके थे। आपको पता है, एज बैक एज इन 19th सेंचुरी वो ऑलरेडी कलकत्ता जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कर चुके थे और वहाँ पर वो जो है जस्टिस के मैटर को डील करते थे। उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, बाद में उसको जाके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो मतलब बेसिकली वो लोग जो है ऑलरेडी हम पर रूल करना शुरू कर चुके थे। तो उस टाइम पर जो है हमको देखने को मिलता है कि 17th-18th सेंचुरी में हमारे पर जो रूल है वो ब्रिटिशर्स द्वारा शुरू हो चुका था। बट अभी हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या एंशियंट इंडिया में भी इसी तरीके का रूल हुआ करता था? तो आंसर है कि नहीं। उस टाइम पर जो है स्टेट जो है वो किसको प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता था? धर्म को। आज के टाइम पे स्टेट क्या है? सेक्युलर कॉन्सेप्ट है। देखिए, आज के टाइम पे स्टेट जो है वो स्टेट और पॉलिटिक्स जो है वो अलग, सॉरी, पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों चीज़ें अलग हो गई है, ठीक है।
क्योंकि आपको पता होगा कि रोमन्स, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट जो वहाँ पर हुआ था, वहाँ पर आपको पता चला होगा कि जो सेक्युलर वर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, तो वेस्टर्निटी में कॉन्सेप्ट ये होता है सेक्युलरिटी का कि जो स्टेट है और रिलीजन है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मतलब रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ नहीं मिलाया जाता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में रिलीजन को मिला दिया जाता है कभी कभी, इलेक्शन पार्टीज के मैनिफेस्टो वगैरह में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा में। लेकिन रिलीजन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन रिलीजन वो चला आ रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उसके बावजूद इंडिया एक सेकुलर कंट्री मान जाती है, क्योंकि इंडियन सेंस ऑफ सेकुलरिज्म अलग है। ठीक है, तो वो हमारा मकसद नहीं है डिस्कस करने का। हमारा मकसद ये है डिस्कस करने का कि पुराने टाइम पे भी ये होता था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग नहीं थे। इनफैक्ट स्टेट का काम ये था कि धर्म को प्रोटेक्ट करना, इसलिए उसे धरती वाला भी कहते हैं, धर्मपति भी कहते हैं। मतलब वो लॉ को जो है प्रोटेक्ट करेगा, वो जो है धर्म को प्रमोट करेगा, मॉरलिटी को प्रमोट करेगा, एजुकेशन को पैट्रोनाइज करेगा। ये सब काम किसका था? राजा का काम था। इसलिए सत्ता पता ब्राह्मण में अगर आपने धर्म धम दंड पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि धर्मपति उसको बताया गया था, किसको? किंग को जो है धर्मपति कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज द प्रमोटर ऑफ धर्म। तो अपार्ट फ्रॉम स्टेट बीइंग अ प्रमोटर ऑफ धर्म और रिलीजन, उस टाइम पर जो है मटेरियल वेलबींग का भी ध्यान रखा जाता था। ठीक है, मतलब स्टेट का काम है मटेरियल वेलबींग का ध्यान भी रखना और धर्म का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना भी स्टेट का ही काम है। तो मटेरियल और मॉरल डेवलपमेंट दोनों का काम किसका है? स्टेट का काम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उस टाइम पर जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि मोक्ष को अचीव करने के लिए क्या बताया जाता है? धर्म, अर्थ और काम, तीन चीज़ें चाहिए। तो बेसिकली उस टाइम पे तीनों भी चीज़ें कि मटेरियल, मॉरल, सोशल वेलबींग, सब चीज़ों को इंश्योर करना स्टेट का ही काम हुआ करता था। और इसलिए मतलब वहाँ पर जो है सेकुलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, जहाँ पर जो है किंग जो है वो अलग रहेगा रिलीजन से। इट वॉजंट लाइक दैट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दोनों हैंड इन हैंड चलते थे। ठीक है, और ओवरऑल वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता था। अब एंशिएंट इंडिया में हम देखेंगे, जब डिवाइन ओरिजिन थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा था कि इंडिया में जो है स्टेट में जो है, स्टेट को जो है उसको हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं किंग। मतलब किंग जो है वही स्टेट हुआ करता था, बिकॉज देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ लाइक डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हम धीरे धीरे सेकेंड सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, या फिर फर्स्ट सेंचुरी सीई, जब हम देखेंगे कि छोटे छोटे जो है किंगडम बनते थे जहाँ पर राजा रहता था। तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हमको जो है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि मनु की थ्योरी आती है डिवाइन ओरिजिन की। आपने जो है धर्म धर्म दंड वाले चैप्टर में और ओरिजिन ऑफ द स्टेट क्राफ्ट में पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया था कि कौटिल्य थ्योरी क्या आती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। तो कौटिल्य थ्योरी देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, सप्तांग थ्योरी देते हैं जिसे हम ऑर्गेनिक थ्योरी भी कहते हैं, सप्तांग थ्योरी कह सकते हैं। और जो मनु थ्योरी देते हैं डिवाइन ओरिजिन की। मतलब वो बताते हैं कि जो किंग है वो कहाँ से आया है? गॉड की तरफ से आया है। तो ये डिवाइन ओरिजिन थ्योरी होती है। और कौटिल्य थ्योरी देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब लोगों ने किंग को चूज किया है खुद के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो दो अलग अलग हमको थ्योरी देखने को मिलती है।